हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 4th वीडियो में। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हर एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है एंग्लो सैक्सन पीरियड को और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के दो पार्ट्स, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एज ऑफ चौसर को। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर, जिसके बाद आता है एज ऑफ चौसर और सबसे आखिर में मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर, जिसे एज ऑफ रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इंग्लिश लिटरेचर के इस पीरियड को एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है। एज ऑफ रिवाइवल का बेसिकली ये मतलब है कि इस दौर में ओल्ड लिटरेचर यानी कि एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को रिवाइव किया जा रहा था, मतलब कि फिर से जिंदा किया जा रहा था। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि क्रूसेड की वजह से एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर पूरे यूरोप में फैल गया था। लोग इसे पढ़ रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे कि कितना बेहतरीन काम इन एंशियंट राइटर्स ने किया था। और क्योंकि इस दौर के सभी राइटर्स इन एंशियंट वर्क्स को पढ़ रहे थे और उनसे इंस्पायर होकर लिख रहे थे, इसलिए इस पीरियड को रेनेसा कहा जाता है। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ, यानी कोई ऐसी चीज जो एक बार मर चुकी है या खत्म हो चुकी है और जब वो दोबारा लौट कर वापस आती है तो इसे कहते हैं रीबर्थ। एंशियन रोमन सिविलाइजेशन 400 एडी के आसपास पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी और इसके साथ ही ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर सब कुछ खत्म हो गया। इसके लगभग 1000 साल बाद 1400 एडी के आसपास लोगों ने एक बार फिर से एंशियंट ग्रीक एंड रोमन वर्क को देखना और एडमायर करना शुरू किया और यही वजह है कि इसे रेनेसा कहा जाता है। रेनेसा के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मूवमेंट है रिफॉर्मेशन, द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, जिसने एज ऑफ रिवाइवल को प्रभावित किया। इस मूवमेंट की शुरुआत 1517 एडी में तब हुई जब एक जर्मन मॉन्क मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के पोप और हायर क्लर्जी की करप्ट प्रैक्टिसेस का विरोध किया और इसके लगभग 40 साल बाद यूरोप में प्रोटेस्टेंटिज्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंग्लैंड के किंग हेनरी 8th के शासनकाल में रिफॉर्मेशन एक पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इवेंट में बदल गया। इंग्लैंड के किंग को नए प्रोटेस्टेंट चर्च के हेड के रूप में स्वीकार किया गया और इस रिफॉर्म रिलीजन, जिसे कि न्यू रिलीजन भी कहा जाता था, का इन्फ्लुएंस न केवल इंग्लैंड बल्कि एंटायर यूरोप में महसूस किया जाने लगा। तो अभी तक हमने रेनेसा और रिफॉर्मेशन, द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को डिस्कस किया है, लेकिन क्या सिर्फ ये दोनों ही ऐसे हिस्टोरिक मूवमेंट थे जिनका इम्पैक्ट एज ऑफ रिवाइवल पर पड़ा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस दौरान एंटायर यूरोप में ऐसे बहुत से मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स हुए जिन्होंने एज ऑफ रिवाइवल को प्रभावित किया और इनमें से एक था वॉर ऑफ रोजेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 100 ईयर्स वॉर के बारे में बात की थी, जो लड़ी गई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। लेकिन वॉर ऑफ रोजेस एक ऐसी लड़ाई थी जो लड़ी गई थी इंग्लैंड के ही दो पॉलिटिकल ग्रुप्स, या फिर ये कहें कि टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में। इनमें से एक हाउस था हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरा था हाउस ऑफ लैनचेस्टर, और ये दोनों इस बात के लिए लड़ रहे थे कि इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। एज ऑफ रिवाइवल के दौरान ही पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किए गए और विलियम कैक्सटन ने लंदन में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया। इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ था कि यूरोप के बहुत से देश इंडिया तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की तलाश में थे और इसके लिए वो अपने नाविकों को लंबी समुद्री यात्राओं पर भेज रहे थे। ऐसी ही एक समुद्री यात्रा से 1492 में अमेरिका की खोज हुई
और अमेरिका की खोज करने वाला नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस। आखिरकार इसके 6 साल बाद 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा समुद्र के रास्ते इंडिया पहुंचा। तो इस तरह से इस दुनिया के प्रति यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव में बड़ा बदलाव आया। अभी तक उनके लिए यूरोप ही सारी दुनिया था, लेकिन अब अचानक ही उनकी दुनिया काफी बड़ी हो गई थी। तो अब मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस दौर के मेजर राइटर्स और उनके वर्क को। इस समय के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं थॉमस मैलरी, जिन्होंने ले मॉर्टे डे आर्थर लिखी थी। हम लोगों ने ऑलरेडी अर्थेरियन लीजेंड्स को प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और ले मॉर्टे डे आर्थर भी अर्थेरियन लीजेंड्स पर बेस्ड है। इस बुक में थॉमस मैलरी ने किंग आर्थर की एंटायर लाइफ और सभी अर्थेरियन नाइट्स की क्वेस्ट को डिस्कस किया है। इसके अलावा इस दौर की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी क्रिस्टीन डे पिजान। क्रिस्टीन डे पिजान ऐसी पहली फीमेल राइटर थी जिन्होंने राइटिंग को एज ए करियर चुना। उस जमाने में किसी महिला के लिए यह सच में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद नाम आता है एक और फीमेल राइटर जूलियन ऑफ नॉर्विच का। जूलियन ऑफ नॉर्विच ने 16 रिवलेशंस ऑफ डिवाइन लव नाम की एक बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी थी, जिसकी एक मशहूर लाइन से आप लोग जरूर परिचित होंगे, और ये है ऑल शैल बी वेल एंड ऑल शैल बी वेल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग शैल बी वेल। और इस लाइन का आगे चलकर 20th सेंचुरी में टी.एस. एलियट ने भी इस्तेमाल किया था। हालांकि अगर आप टी.एस. एलियट के वर्क से परिचित नहीं भी होंगे तो निश्चित रूप से आपने 3 इडियट्स का एक गाना जरूर सुना होगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, और ये इसी से इंस्पायर है। तो दोस्तों, ये थी एज ऑफ रिवाइवल, और इसके साथ ही मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।